नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जिस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं, उसको लेकर आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया तो अधीर रंजन चौधरी और असुद्दीन ओवैसी ने विरोध भी किया। हालांकि ये बिल क्यों लाया गया, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान भी दिया। हालांकि अमित शाह जब तक लोकसभा में बोलते रहे तब तक विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। अब कल दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा भी होगी, लेकिन सवाल यह है, क्या दिल्ली सेवा बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर केजरीवाल परेशान है, और क्या इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों को लेकर मनमानी कर रही है? इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। मंत्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। सर, ये विधेयक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। सर, तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। देखिए, ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। लोकसभा में बिल को पेश कर दिया गया, लेकिन दिल्ली सर्विस बिल में क्या क्या है, क्यों केजरीवाल इस बिल से परेशान है? इसलिए सीधे आपको ग्राफिक्स स्टूडियो ले चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें है क्या और क्या क्या चीजें हैं जिनको लेकर विवाद है। सीधे ग्राफिक्स स्टूडियो। क्या है दिल्ली सर्विस बिल में? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनेगी, यानी एक अथॉरिटी बनेगी जो ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी। पहला। दूसरा क्या है? राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण होगा नाम, ये इसका नाम दिया जाएगा जहां से ट्रांसफर पोस्टिंग्स होगी। अथॉरिटी को सालाना रिपोर्ट नहीं देनी होगी, यानी कोई रिपोर्टिंग इसकी नहीं की जाएगी। आगे क्या है इसमें बोर्ड आयोग की नियुक्तियों पर नई व्यवस्था, यानी जल बोर्ड है, विद्युत आयोग है, सब्जी बोर्ड है, सबकी एक नई
अथॉरिटी बनेगी। अथॉरिटी की सिफारिश पर बोर्ड में नियुक्तियां होंगी, यानी एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इस ट्रांसफर पोस्टिंग को और जो चेयरमैन बनते हैं वो बनाएंगे। बिल से दिल्ली सरकार के हक कम हो जाएंगे, इसी बात की लड़ाई है, क्योंकि जो ताकत है दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों को लेकर, काम कराने के लेकर, वो कम हो जाएगी। दिल्ली पोस्टिंग में केंद्र का दखल बढ़ जाएगा, यानी वाया एलजी क्योंकि मोर पावरफुल हो जाएंगे, मंत्री से ज्यादा ताकत एलजी के पास होगी। ग्रुप ए अफसरों पर नई व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये 4-5 चीजें, इसको लेकर विवाद है और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के पास गए, और वो जब तक नहीं गए थे विपक्ष के पास तब तक उन्हें भरोसा नहीं मिल गया था कि हाँ ऑर्डिनेंस पर सभी दल साथ हैं। अब होगा क्या आगे, नंबर संख्या किसकी क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है, क्या दिल्ली सेवा बिल से आप सरकार की शक्तियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? दिल्ली सेवा बिल से केजरीवाल को क्या क्या मुश्किल होगा? बीजेडी का मोदी सरकार को समर्थन, विपक्ष को कितना बड़ा झटका है? विपक्ष क्यों कह रहा है दिल्ली में अधिकारियों को लेकर केंद्र की मनमानी? ये 4-5 इश्यूज हैं। हमारे साथ एडवोकेट अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। प्रवीण कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। राज बिहारी सर, पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। ये जो बिल है जो ऑर्डिनेंस सरकार लाई थी, दिल्ली सेवा बिल, वो आज पेश हुआ, एमओएस होम ने पेश किया, और अमित शाह जी ने बताया भी हाउस में कि साहब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। ये जो बिल है, इसके आ जाने से 3 मूलभूत बदलाव दिल्ली की फंक्शनिंग में या अफसरशाही में क्या होंगे? देखिए, पहले भी दिल्ली का प्रशासन, पहले भी दिल्ली का कामकाज केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से चलता रहा है। पहले भी केंद्र के पास और एलजी के पास ज़्यादा ताकत थी और एलजी को ही प्रशासक माना गया है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हाँ। तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं चाहती थी उनके कुछ जो अफसर हैं उनका तबादला हो, लेकिन मुख्यमंत्री के इच्छा के विपरीत उनका तबादला किसी का गोवा कर दिया, किसी का चंडीगढ़ किया। ऐसे तबादले तो होते रहते हैं। इसी तरह जब साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, वो भी अपने चीफ सेक्रेटरी को बदलना चाहते थे, लेकिन नहीं बदला गया। और बहुत सारे ऐसे तमाम अफसर आए कि जब ठीक है, राजबिहारी थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, ये बिल जो है इसको आ जाने के बाद, हालांकि ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका है, 3 मूलभूत बदलाव क्या होंगे? एलजी की पावर बढ़ जाएगी, केजरीवाल और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर घट जाएगी। देखिए क्या है कि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश आया है या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसके बीच कोई भ्रम ना हो और सीधा सीधा केंद्र सरकार के तालमेल से दिल्ली चले, ये करने की कोशिश की गई है। और इसमें कोई नयापन नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। ठीक है। और देखिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके लिए ये आवश्यक भी है। ठीक है, आता हूं सर आपके पास, अनुजा जी के पास। आवाज थोड़ा गूंज रही है। हाँ, आ रहा हूं अनुजा जी। आवाज थोड़ी गूंज रही है। अनुजा जी, इसमें जो तर्क रखा विपक्ष ने, वो पहला तर्क ये है कि संविधान का उल्लंघन है ये बिल का। सरकार के पास जो पावर है जो संविधान से मिलती है, इस बिल के बाद वो खत्म होती है, पहला। दूसरा, जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बाईपास करके ऑर्डिनेंस लाया गया। इन 2 चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया? रजत भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने में फेर है। हाँ। एज अ लॉयर जब मैं एक बात ये कहती हूँ तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ कि जो आप जिस चीज को बोलते हो, जिस तरीके को मांगते हो कोर्ट के अंदर, जज के सामने, उसी तरीके का ऑर्डर आता है। इन्होंने क्या मांगा और इनको क्या मिला है।
अब बात अगर सामने अगर आप देखिए तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर ये कह दिया गया था कि हमारी जो स्पेशल स्टेटस दिल्ली को मिलता है। दूसरा, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो स्टेट लिस्ट के अंदर सर्विसेज आती है। क्या दिल्ली स्टेट है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो जो सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट में आ ही नहीं सकती दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो अरविंद केजरीवाल जी की डिमांड है। और अभी आप ही के जो साथ में जो भाई बैठे हैं, मैं आपको इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल पा रही हूँ क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट मैं बात को समझती हूँ और बता रही हूँ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, आप जो अपनी प्रेयर में मांगते हैं उसी को ही ग्राउंड्स में जो आप मांगते हैं, जो आपका मेन होता है प्रेयर, उसमें प्रेयर में आप क्या मांगते हैं उसी पे ऑर्डर निकलता है। आपकी अगर दिल्ली, सीधी सीधी बात है, क्या आपकी दिल्ली स्टेट है? नहीं, कांग्रेस का राज्य था। हाँ। अगर आज कांग्रेस भी बोलने पर आई तो कांग्रेस का राज्य था 70 साल से, तो आप स्टेट कर देते दिल्ली को, क्या तकलीफ थी इसको करने में? नहीं, तो करा नहीं आपने, तो ये यूनियन टेरिटरी बनी रही। और नेशनल लेवल पर और उसकी कैटेगरी में है तो उसकी ये स्पेशल स्टेटस पे दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी। अब जब यूनियन टेरिटरी है सर, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सर्विसेज आता है हाँ। उसको आप यूनियन टेरिटरी को कैसे दे देंगे? तो यूनियन टेरिटरी का जो हाई कमांड है वो एलजी हुआ। तो जो इतने टाइम में बता रहे हैं, जो अभी जिन्होंने बात करी आपके जो साथ के साथी हैं, उन्होंने बताया भी आपको कि इवन उस टाइम पर जब शीला दीक्षित थी तो भी वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से अपनी चादर पे पैर फैला रही थी। अरविंद केजरीवाल को भूख है, उनको ये फियर ऑफ कहीं हम लोग मैं बाहर ना रह जाऊं दूसरे से, तो मैं फोमा उनको क्रिएट होता रहता है। तो उन्हें मिसिंग आउट का उनको बहुत रहता है कि इसीलिए वो भागते हुए 9000 किलोमीटर कहते हैं मैं चलकर चला गया। तो चलकर जाने की जरूरत नहीं, अगर पढ़े लिखे वो इतने थे तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते तो समझ में आ जाता कि सर्विसेज एक्ट है वो आपके यूनियन टेरिटरी में नहीं आता। हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण कुमार जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रवीण, अमित शाह जी को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ लहजे में कहा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी है, सदन सबसे बड़ा है, हम सदन में लेकर आए, सदन से पास होता है। इस पर आपको किस चीज की आपत्ति? देखिए रजत जी, मैं तो इस बिल को ऐसे देखता हूं कि जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी के मन में पूरी तरीके से काला है। भारतीय जनता पार्टी इतने समय से प्रयास कर रही है कि दिल्ली में किसी तरीके से इनको सत्ता मिल जाए। जब चुनाव के माध्यम से सत्ता नहीं हासिल कर पाए तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला कि दिल्ली को ब्यूरोक्रेट से चलाया जाए, एलजी के माध्यम से चलाया जाए, बैकडोर से दिल्ली की सत्ता चलाई जाए। उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब दिल्ली सरकार कोर्ट गई और 8 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली की जनता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उसके बाद एक बेंचमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया 5 जजेस की बेंचेस ने कि दिल्ली को जो है सारी शक्तियां उसकी बहाल कर दी। दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर और दिल्ली के सीएम को सुप्रीम बना दिया, उनके हाथ में पूरी ताकत दे दी और सिर्फ 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो है दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में इतना काला था कि रातों रात उस जजमेंट को पलटने के लिए इन्हें अध्यादेश ले आया, और वो अध्यादेश जो है वो ऐसा लाया कि पूरी तरीके से जिसमें एलजी को सुप्रीम बना दिया उस अध्यादेश में, और उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए रजत जी, लेकिन ये मेरा जो सवाल था, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, पहला। दूसरा, कोई बिल लेकर आए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाती है, वो लेकर आई, संख्या बल उनके पास है, भले ही आप इंडिया के साथ। अब अमित शाह जी ने कहा साहब इसमें कहां गलत है, बताइए साहब। देखिए, ये अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 239A में ये भी लिखा है कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो है दिल्ली सरकार के हाथ में रहेंगे, ये भी लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से पलटना चाहती है। उनको अंदर से जलन है, उनको अंदर से टसल है कि किसी तरीके से वो सत्ता दिल्ली के हाथ में आना चाहती है। ठीक है, और अनुजा जी के पास जाऊंगा इसका जवाब। ठीक है, ये किस बात की टसल है? ठीक है, ये जो कन्फ्रंटेशन है वो किस बात का? ठीक है, 2 मिनट एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, एक बार हरिशंकर जी को भी जोड़ ले, एक बार भी अपनी। हरिशंकर जी, ये कन्फ्रंटेशन है,
हालांकि अब कांग्रेस और आप आमने सामने नहीं है, आप लोग अब एक ही तरफ हैं, तो आपको भी उधर से ही बोलना पड़ेगा। बहुत सारा विरोध हमने देखा कांग्रेस ने किया इस अध्यादेश को लेकर कि साहब मत जाइए, लेकिन फाइनली आप उधर हैं। और हमने सुना अधीरदा को, उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब गलत हो रहा है दिल्ली के साथ। अब आपका पक्ष क्या है हरिशंकर जी? देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधी बात दो, उस पर ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। लगातार महीनों से चर्चा हो रही है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जब दिया, तो जैसे अनुजा कपूर बता रही थी अभी कि वो एडवोकेट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को और तमाम कानून की धाराओं को समझती हैं, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने एक फैसला दिया है और दिल्ली सरकार को तमाम ताकत वो दे दी जो दिल्ली सरकार 8 साल से जिसके लिए लड़ रही। लेकिन उसके बीच में एक प्रोविजन कर दिया कि सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। वहां तक मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं, लेकिन ये ना कहें कि वो 1959 में या 61 के अंदर इस प्रकार की धाराएं बीच में आ गई हैं और ये नहीं है। आप समझती हैं, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उस चीज को नहीं समझता, ये गलत। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर एक पक्ष है, एक विपक्ष है। विपक्ष की क्या भूमिका है और पक्ष की क्या भूमिका है मुझे बताने की और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की भूमिका यह है कि सरकार अगर अपनी मनमानी करे, गलत कार्य करे, तो उसका विरोध किया जाए। अब आपने कहा, आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि अध्यादेश तो सरकार ला सकती है, बिल तो सरकार ला सकती है। भाई ला सकती है, और बिल ला सकती है, अध्यादेश भी ला सकती है, लेकिन उस पर डिबेट भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा कार्य करे जो जनहित में ना हो और भारत के जो ढांचा है, संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ हो, तो सरकार का बिल और अध्यादेश उस पर डिबेट होना, विपक्ष को उसको सुधार करना, उसको दुरुस्त कराना विपक्ष की भूमिका है। ठीक है, यही काम बीजेपी 50 साल करती रही है। अनुजा जी, क्या ये लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली का बॉस कौन है? प्रवीण कुमार जी कह रहे थे ये टसल थी केंद्र की और केजरीवाल की। कहा साहब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जीत गए, लेकिन उस बात को बीजेपी हजम नहीं कर पाई। कहा नहीं साहब ऑर्डिनेंस ले आइए, बिल ले आके पास कराइए, दिल्ली का बॉस जी होंगे। जी एक बात मैं यह कहूंगा, एक बात समझ लीजिए बात। हाँ, हमारा केजरीवाल से कोई किसी किस्म का समझौता नहीं है। पार्लियामेंट में एक बड़े लार्जर इंटरेस्ट के अंदर सभी विपक्षी दलों के साथ बैठ के इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। इसका माने ये नहीं है शंकर जी, यहाँ मामला देखिए फंस जाएगा जब आप कहेंगे समझौता नहीं है। 2 मीटिंग्स तो हो गई साहब, एक पटना में भी हो गई और एक बेंगलुरु में भी हो गई। स्वागत की कुछ तस्वीरें आप कहिएगा तो मैं दिखाना शुरू कर दूंगा, आपने भी देखी मेरी बात पूरी। तो आप कहेंगे नहीं साहब समझौता नहीं है। अब तो बात महाराष्ट्र तक पहुंच गई है कि अब समझौता कैसे हो, इस पर बात हो रही है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैंने और आपने पहले भी डिबेट करी है इसी मुद्दे पर। उस वक्त आप साथ नहीं थे, आज आप साथ हैं। अब कल को समझौता हो जाएगा, फिर आप कहेंगे नहीं साहब अब तो समझौता भी हो गया। आप मेरी बात को समझें। बात को दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर कांग्रेस का एक एक आदमी और वहां की जनता जो है केजरीवाल और उसकी सरकारों से, उसकी कार्यशैली से खुश नहीं है। हमारी लड़ाई लगातार रही है और उसका विरोध हम करते रहेंगे। लेकिन देश के सामने इस समय जो मुख्य समस्या है वो दिल्ली की समस्या से बहुत बड़ी समस्या है। आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र की स्टेज के ऊपर अगर शरद पवार आए तो विपक्ष भी और तमाम चैनल भी इस बात को कह रहे हैं कि सर विपक्षी एक के अंदर तो कटाई पड़ गई। लेकिन मुझे आप बताइए, अजित पवार भी वहां पर थे। 70,000 करोड़ रुपए का आरोप किसने लगाया था? मोदी जी ने लगाया था ना, भाजपा सरकार ने लगाया था ना। ठीक है, आज शिंदे साहब भी थे, कर रहे हैं हरिशंकर जी, शिंदे साहब भी बैठे थे मंच पे, उसके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं, वहां तक नहीं जाएंगे, आज इसी पर आएंगे। दिल्ली का बॉस कौन? अनुजा जी, क्या ये एक टसल थी? मैं सवाल दोहरा रहा हूं जो प्रवीण जी ने कहा आप ऐसे तो जीत नहीं पा रहे थे, 2 बार चुनाव भी जीत लिया, एमसीडी भी जीत गया, कहा बॉस कैसे? जब केंद्र सरकार बैठी है तो अरविंद केजरीवाल बॉस कैसे बनेंगे? कहा ले आई साहब ऑर्डिनेंस, मेजॉरिटी है, बिल पास करा लीजिए, बता दीजिए एलजी इज द बॉस। देखिए रजत भाई, मैं फिर कहता रहती हूं कि यहां पर कोई टसल नहीं थी। अगर टसल होती तो कांग्रेस के टाइम पर टसल दिखती, टसल तो दिखी नहीं। और उसी अध्यादेश के अंदर काम चल रहा था जिस अध्यादेश में अरविंद केजरीवाल आए।
जिस सीएम के हाउस में अपनी शीला दीक्षित जी जो रही हैं हमारी, वो भी उस टाइम पर कांग्रेस में वो उसी घर में रही। हमारे बीजेपी के कितने सीएम वहां पे रहे, का कहीं टसल दिखी क्या आपको? और आते ही अरविंद केजरीवाल को टसल दिख गई, आते ही उन्होंने घर भी तोड़वा दिया, 170 करोड़ का बनवा दिया, आते ही उनको टसल दिख गई। तो सिचुएशन ये है सर कि करप्शन लेवल को उजागर करने के लिए टसल का गेम खेलना बहुत जरूरी है। और ये जो ये पास से फेंकते हैं ना अरविंद केजरीवाल, तो ये भूल जाते हैं कि दूसरी साइड में कोई इधर उधर का बंदा नहीं बैठा है, उसे इक्का चलना आता है, उसे भी काम चलना आता है, वो चेकमेट देना आता है उसे भी। अब प्रॉब्लम कहां है? अभी कांग्रेस के भाई ने भी बोला कि इनको खुद को नहीं मालूम है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बैठना है कि क्या करना है। अभी कह रहे पंजाब में हम उसके साथ नहीं है, दिल्ली में हम उनके साथ हैं। वैसे हम जब पार्लियामेंट चालू हो जाएगी तो वहां पर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर हम पीएम से सवाल मांगेंगे, पर दिल्ली के टाइम पर हम उसी के अंदर आके बैठ जाएंगे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम डेफिनेटली कि ये जो INDIA ... बना है ना, ये डॉट ही में रह गया है। ठीक है, ये डॉट से ऊपर इंडिया जा आप ही लोग नहीं नहीं पा बोल रहे रहे हैं हैं, सर। INDIA बोले। ठीक है, आ रहा हूं प्रवीण। इसमें दो तीन चीजें हैं, इसमें लिमिटेशंस ऑफ द चेयर भी है, यानी बहुत आराम से उसमें समझाया गया है कि भाई बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। आप सोचिए कि नहीं साहब, एक फुल फ्लेजेड स्टेट जैसे आपके पास पंजाब है, जो मान साहब की पावर है, वो सेम पावर दिल्ली में नहीं हो सकती। तो ख्वाहिश इतनी हो कि नहीं साहब हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी करना है, कैसे हो जाएगा? राजधानी भी है, इश्यूज भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज यही हैं, प्राइम मिनिस्टर यही हैं, तो बहुत दायरा बहुत डिफाइन नहीं था। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ पिछले सालों में और ये बिल जो लाया गया है लोकसभा से, इससे दायरा बहुत बहुत बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा किसके पास क्या है पावर्स दिल्ली में। रजत जी देखिए, ये बिल जो है, ये जो केंद्र सरकार लाई है, ये काले मन के साथ लाई है। अब इन्होंने जो बिल में जो लिखा है, ये लिखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं उसका ऑडिट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। ऐसा कहीं होता है? इसका मतलब ये कि सरकार जो है डेमोक्रेसी से नहीं ब्यूरोक्रेसी से चलेगी। ये कहते हैं कि जी एलजी जो है वो कमीशंस की अपॉइंटिंग करेगा और बोर्ड्स की अपॉइंटिंग करेगा। कमीशन और बोर्ड किसी भी सरकार का बहुत आधार स्तंभ होता है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली से रिलेटेड जितने पानी के इश्यूज हैं उसके ऊपर डिसीजन दिल्ली जल बोर्ड लेता है। अब पानी के बिल, इसका मतलब पानी के बिल ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, ये डिसीजन जो है वो एलजी साहब लेंगे। इसका साफ कहना ये है। बिजली का बोर्ड जो होता है डीआरसी, इसकी पूरी तरीके डिसीजन मेकिंग जो है वो एलजी साहब लेंगे। इसका कहने का मतलब ये, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एलजी साहब के माध्यम से और बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार में इंटरफेयर करना चाह रही है। सरकार में अपने लोग जो है अपॉइंट करके सरकार को चलाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, जो इन्हें इतने सालों में नहीं मिला। लगभग जो है 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में बहुत बार इलेक्शन लड़ चुकी है विधानसभा के, लेकिन आज तक जो है इन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी बैकडोर की एंट्री जो है वो इसमें मारना चाहती है दिल्ली की सरकार में। ठीक है, क्यों? इनका रथ जो है पूरे देश में जीत जीत के आता है, लेकिन जैसे इनका रथ दिल्ली आता है इनकी हवा निकल जाती है इनके रथ की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर के कारण जो है ये इनका अमेंडमेंट लेके आई है, बिल लेके आई है, ताकि जो है दिल्ली के। मैं अनुजा जी के पास जाऊंगा एक बार, राज बिहारी जी के पास। राज बिहारी जी, लोग इस बात को कह रहे हैं जो प्रवीण कह रहे हैं, कहा मान लीजिए एक मिनिस्टर है, उनके नीचे सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक पूरा ढांचा होता है। कहा अगर मंत्री की ही बात अधिकारी नहीं सुनेगा तो फिर शासन कैसे चलेगा? ट्रांसफर पोस्टिंग अगर मंत्री नहीं करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, कोई और करेगा, तो फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो जन सेवकों की बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि हायरिंग फायरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और अथॉरिटी जो है वो एलजी के पास चली जाएगी। देखिए, दिल्ली की जो तकनीकी आप समझिए, दिल्ली में यूटी कैडर होता है और यूटी कैडर का मतलब यह है कि उसकी जो सर्विस है वो तय है कि दिल्ली में कितने दिन रहना है, गोवा में कितने दिन रहना है, मणिपुर में कितने दिन रहना है, चंडीगढ़ में कितने दिन रहना है। कोई भी अफसर, कोई भी आईएएस अफसर लगातार एक सीट पर नहीं टिका रह सकता है। वो सेवा शर्तों के चलते हुए उसका दूसरे
राज्यों में भी तबादला होना है। तो इस तकनीक को समझिए, ये यूटी कैडर है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। और दूसरा, जैसा हरिशंकर जी कह रहे थे कि 2013 में कांग्रेस के 4 विधायक नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन किया जाए, लेकिन क्या हालत हुई, कांग्रेस साफ हो गई थी। पहले अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई थी, नगर निगम में भी कांग्रेस कितनी संख्या रह गई थी। अब तो कांग्रेस ना लोकसभा में है ना विधानसभा में है। तो कांग्रेस ने जो भूल की है, सबसे ज्यादा आरोप किसने लगाए थे? मनमोहन सिंह सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप किसने लगाए थे? सबसे ज्यादा आरोप शीला दीक्षित सरकार किसने लगाए थे? जो आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने। और आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये कांग्रेस के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होगा, क्योंकि दिल्ली की तकनीकी चीजों को समझे बिना ये बिल जो है, अब तक जो खामियां थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमसीडी, अब तक जो खामियां थी, अब तक जो कामकाज में तालमेल नहीं बन रहा था, वो पूरा जो कंफ्यूजन था वो अब पूरी तरह इस बिल से साफ हो जाएगा। अब कौन प्रशासक होगा, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, कौन निर्णय लेगा, ये साफ हो गया है। ठीक है, ठीक है। अनुजा जी, आपके पास 2 चीजें, एक जो प्रवीण जी ने कही, राज बिहारी जी ने, और ऐड कर देता हूं, आप भी हैं। मान लीजिए अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की बात अधिकारी नहीं सुनेंगे और रिपोर्टिंग उनकी नहीं होगी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास, तो आपको लगता नहीं कि फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इस सरकार का दिल्ली में? सर, आप समझे नहीं इस बात को, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत भोले हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, पर मीडिया बहुत समझती है इस बात को। अरविंद केजरीवाल को सीएम बनना था, अब सीएम वो बन नहीं पाए तो क्वाज़ी सीएम बन गए, और वहां पे भगवत मान को उन्होंने सीएम का दर्जा दे दिया, वो भी फुल स्टेट का। अब यहाँ पे वो छड़पने लग गए कि भगवत मान को सीएम का स्टेट दे दिया पूरा, वहां पर पुलिस भी उसके अंडर, लॉज भी उसके अंडर, स्टेट के वाइज सब आप कर सकते हो। हम जो लेकर आ रहे हैं ऑर्डिनेंस, वो तो सिर्फ यूटीज का है। इसके अंदर इस यूटी से आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा, नागर हवेली, इन सब का जो है, इनको एम्पावरमेंट करने का काम आएगा। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अचानक से जो इनको परेशानी शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल को, सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने के दौरान ही, उससे पहले क्या यहाँ पर काम नहीं होता था? क्या यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पर काम नहीं था? क्या एलजी जो है, जो ये बार बार कह रहे हैं बैकडोर एंट्री हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या पहले भी एलजी नहीं था? क्या पहले एलजी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी? क्या इसका मतलब ये इस बात को एलिगेट करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है होती है वो बैकडोर एंट्री है? आर दे लिसनिंग व्हाट दे आर सेइंग? बिकॉज मुझे इस बात से बहुत आपत्तिजनक बात रविंद्र जी रिप्लाई कर दीजिए। आप पहली बार ही एलजी को आप इस कहना चाह रहे हैं कि वो बैकडोर एंट्री है एलजी। प्रवीण जी रिप्लाई कर दीजिए। अनुजा जी, एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी और एलजी के पास तीन मुद्दे हैं। उनके पास 3 जो है वो संविधान ने 3 मुद्दे दे रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, लैंड उनके पास है, पुलिस उनके पास है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? खुलेआम जो है महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम महिलाओं को चाकू से गोदा जा रहा है, खुलेआम जो है महिलाओं को गाड़ियों के में घसीटा जा रहा है। इस तरह क्या लॉ एंड ऑर्डर पे एलजी ने कुछ काम किया या केंद्र सरकार ने कुछ काम किया? जिस तरीके से दिल्ली में खुलेआम गोलियां चल रही है, खुलेआम ड्रग्स और स्मैक का काम हो रहा है, क्या वो सीधे तरीके से एलजी साहब के पास नहीं आता? जो उनके पास काम है वो तो उन्हें नहीं करना है, लेकिन जो उनके पास काम नहीं है वो उन्हें दूसरों से छीनना है। तो एक किस तरीके के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करना चाह रही है, किस तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशाान करना चाह रही है, ये पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली देख रही है। अनुजा जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि जिस तरीके से इनके एलजी साहब के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास लॉ एंड ऑर्डर की उनके पास पावर है। एलजी साहब ने कोई थाना आज तक विजिट किया? एलजी साहब ने क्या गश्त लगाई रात में कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से, क्या हिसाब किताब है उसका? दिल्ली में जिस तरीके डीडीए के लैंड की इंक्रोचमेंट हो रही है खुलेआम, क्या उन्होंने कभी उसका संज्ञान लिया कि डीडीए की लैंड जो है जिस तरीके से कौड़ियों के दाम पे बिल्डर्स को बेची जा रही है, डीडीए के लैंड जो है पूरी तरीके से इंक्रोच जो है अलग अलग जगह हो चुके, क्या उस पर कभी जो है एलजी साहब ने संज्ञान लिया या केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास पावर और बढ़ाओ, हमें पावर और चाहिए, बिल लेके आ जाता है। जो आपके पास काम है वो तो आप लोगों को करना नहीं है, लेकिन जो काम आपके पास नहीं है वो काम आप दूसरों से छीन के
वहां उस दूसरी जो काम करने वाली सरकार है उसको कमजोर करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। ये पूरी देश की और पूरी दिल्ली की जनता जो है इस भारतीय जनता पार्टी की ताकत को खुल के देख रही है और समय आने पे दिल्ली की जनता जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले भी दिया था और आगे भी देगी। अनुजा जी, हो गया। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा बोले। आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, दो चार जुमले आपके मुंह से भी सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। दो चार जुमले आप भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जुमले मारने में एक्सपर्ट है, बीजेपी वाले जुमले मारने में एक्सपर्ट है। बताइए एलजी साहब ने कितने थाने घूमे? एलजी साहब ने कितने थाने घूमे? रजत भाई, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते तो फिर मैं छोड़ देती हूँ डिबेट। जब मैंने आपको समय दिया तो आपने 4 बार बोला हो गया, आपने ताली बजाया। तो क्रिटिक्स अनुजा जी आपने किया। मैं आपसे बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, चाहे आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। बिल्कुल जब उन्होंने अपनी बात कंप्लीट करी, स्क्रीन पर आप 2 लोग थे, मैंने कहा बोलिए, आपने कहा हो गया 4 बार बोला। आपका समय था, आप क्यों क्रिटिक्स करी थी? आप रिप्लाई करती। नहीं, आप ऐसे बात नहीं होती ना रजत भाई। जब वो बोल रहा था तो ये बीजेपी वालों को बीमारी आपको जब पूरा समय मिला था उस वक्त आप क्रिटिक्स कर रही थी। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करती, पॉइंट पर आती। आप उस वक्त मजाक उड़ाना चाहती थी, तो जब आप मजाक उड़ा रही थी तो मुझको सीधी सी बात है, मुझको टाइम देना पड़ा। ये तो बैकडोर से सत्ता चलाना चाहते हैं। केजरीवाल का जो इशू है वो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है और ये अच्छी तरह से पूरे विश्व में मशहूर है। अरविंद केजरीवाल बैकडोर एंट्री, जिसके पास सिर्फ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं है, दिमाग से भी पूरा और वैसे भी और हर जगह से। और जिसको वो कहते हैं, जो पंजाब की शक्ल जाके देख ले। मुझे हंसी इस बात से आ रही थी कि अपना ही उजागर कर रहे थे क्राइम यहाँ बैठकर एमएलए साहब। अब पंजाब को मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पंजाब की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे। इसीलिए मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रही थी कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे बोलने में, कि आप दिल्ली को कहीं इसके अंदर डाल रहे हैं। दिल्ली का काम बहुत अच्छा, और कौन सी गोलियां चल रही है, ये गोलियों का आप वहां जाके अकाली दलों से पूछिए, खालिस्तानियों से पूछिए, पंजाब में जाकर बात करिए। और ड्रग की तस्करी जो आप कर रहे हैं वो आप वहां जाके पूछिए। दुख इस बात का है कि पंजाब की पुलिस को आप यहाँ पर लाकर गैर कानूनी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे आप कहते हैं कि जनता क्या समझती है, जनता वही समझती है जो मैं समझा रही हूँ। जनता को यही लगा कि ये दिल्ली नहीं, ये पंजाब है। और आप पंजाब अपने सामने उजागर मत कीजिए। आपकी डीसीडब्ल्यू की स्वाति मालीवाल रात को कपड़े ऐसे पहनकर जानबूझकर गई जहाँ पे आप ही का आदमी गाड़ी चला रहा था। और लॉ एंड ऑर्डर का ड्रामा हमें मत करके दिखाइए। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में स्वस्थ है, दुरुस्त है, और हम जो करना चाहते हैं। भूषण जनता पार्टी जो है, स्वाति मालीवाल का भी नाम लिया है अनुजा जी ने। जनता पार्टी जो महिलाओं की आबरू नहीं बचा पाती, वो यहाँ पे आके काम करने वाली स्वाति मालीवाल पे प्रश्न खड़े करती है। बहुत शर्म की बात है। मणिपुर जो है धू-धू करके जल रहा है आपके राज्य में। मणिपुर में आग लगी पड़ी है पिछले 50 दिन से। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, संसद में जाके एक शब्द नहीं कह रहे। शर्म आनी चाहिए। हरियाणा में कल इतना बड़ा, नूह में कल इतना बड़ा मसला हो गया। कहां सो रही थी खट्टर सरकार? कहां सो रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कहां सो रही थी उनकी पुलिस? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी जो है इस देश को बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से देश के लोग देख रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करती है, महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ करती है। आपने जब ब्रजभूषण पे इतने बड़े बड़े आरोप लगे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। पॉस्को एक्ट में उसे गिरफ्तार नहीं करवाया। उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सपोर्ट किया। मणिपुर में एक महिला के साथ अत्याचार हो जाता है, उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीएम कहते हैं ऐसे तो सोइयो केस हो चुके। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को, शर्म आनी चाहिए वहां के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सीएम को। इस तरीके से कृत्य जो है हिंदुस्तान में कराएंगे आप? इस तरीके से हिंदुस्तान में राजनीति करेंगे? महिलाओं की आबरू पर राजनीति करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं और उनके साथ अत्याचार करने वालों पे लगातार साथ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लगातार गैंगरेप हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो पेशाब करते। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। किस तरीके का देश आपने बना दिया है, किस तरीके का हिंदुस्तान आपने जला दिया है, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान को पूरी तरीके से एक अखाड़ा बनाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ और दलित को उसकी दूसरी जातियों से लड़ाओ और पंडित को और किसी से लड़ाओ। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान को एक अखाड़ा बनाना चाहती है, हिंदुस्तान को रेसलिंग का मैदान बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रोटियां जो है इससे ही सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी की रोटियां इससे ही पकती है और इस रोटियों खाने में किस तरीके से उनको लज्जा नहीं आती है, ताजुब की बात है भारतीय जनता पार्टी वालों। अनुजा जी, मैं एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछता हूं, एक मिनट प्रवीण जी, एक मिनट। अनुजा जी, ये जो बिल है, इस बिल के आ जाने के बाद जो पावर्स है, एक मिनट अनुजा जी सवाल तो सुन लीजिए, अनुजा जी सवाल तो सुन लीजिए, मैम सवाल सुनिए। मैं ही कह रहा हूं इसके आ जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रवीण जी एक मिनट, प्रवीण जी एक मिनट आ रहा हूं। अनुजा जी ठीक, यहाँ पे बैठने की बात ठीक है, ठीक है मैम अगला सवाल तो सुन लीजिए। अनुजा जी अगला सवाल तो सुन लीजिए, अनुजा जी अगला सवाल तो सुन लीजिए, अनुजा जी अगला सवाल सुन लीजिए। एक स्टेप और आगे जो मुझे लगता है देखने में और जो नंबर गेम है उस हिसाब से ये बिल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एलजी की बढ़ जाएगी और जवाबदेही भी एलजी की होगी दिल्ली को लेकर, ना कि केजरीवाल की। आपको क्यों लगता है रजत भाई कि हम लोग एलजी जो है वो भाजपा चलाएगी? एलजी की जो ड्यूटी है, इसीलिए तो एलजी पे बैठे हैं ना वो, आकर उनको चूज किया है। अगर आपको एंकर बना के बैठा तो आपको पता है ना कि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस। इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है कि वो उनकी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जो एलजी की ड्यूटी हमेशा से इतने सालों से चलती आई है वही ड्यूटी है, आज भी वही ड्यूटी है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस बिल के बाद तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। जो अधिकार क्षेत्र होगा, जो अधिकार क्षेत्र होगा अनुजा जी, जो अधिकार क्षेत्र होगा वो एलजी का बढ़ जाएगा। आप देखिए अब आप कहीं साहब कि एलजी साहब अब दिल्ली जल बोर्ड का मान लीजिए चेयरमैन किसी को बनाना हो अनुजा जी, तो एलजी साहब किसको चूज करेंगे? करप्शन से तो बचेंगे सर, आप बताइए। करप्शन से तो बचेंगे, आप करप्शन से तो बचेंगे सर। इन्होंने जो 435 या 447 लोगों को इन्होंने चिन्हित कर दिया, 1-1 लाख रुपया सबको देते हैं, तो बचाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। नहीं भाषण क्या देना है? अनुजा जी कह रही करप्शन तो कम हो जाएगा ना, क्या दिल्ली भी चल जाएगा, करप्शन भी कम हो जाएगा। यहाँ पर इनको भी पैसे मिलते हैं। देखिए बीजेपी की तो एलजी साहब की तो स्थिति ये है कि जो बच्चा कॉमर्स में फेल हो रहा है उसको मैथ साइंस दी जाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है, अब ये बिल के माध्यम से सर्विसेज और दे दी जाती है, उनको जल बोर्ड और दे दिया जाता है, उनको बिजली डिपार्टमेंट और दे दिया जाता है। जो उनके पास डिपार्टमेंट था उसमें तो काम किया नहीं, जो उनके पास डीडीए था उसमें तो काम किया नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें तो काम किया नहीं, जो उनको काम करने लायक था वहां पे काम किया नहीं। और वो उन्हें शक्तियां चाहिए और वो पावर चाहिए। इतनी पावर की भूख जो है बीजेपी को क्यों है? बीजेपी सत्ता में है, सत्ता चलाए, जनता ने आपको वहां पे चुन के भेजा है। आपके सातों सांसद दिल्ली में है, कहां पर है सातों सांसद? कहां पर है आपके सारे सांसद? एक तो जो है कमेंट्री करते फिरते हैं आपके सांसद, एक को बोलने का सलीका नहीं है सांसद को। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लगातार बोलने से लोग आपका सच नहीं मान लेते। आपको लगता है अनुजा जी ऐसे लगातार बोलने से आपको लोग सच मान लेते? आपको लगता है अनुजा जी ऐसे आपके लगातार बोलने से लोग आपको सच मान लेते? लोग ऐसे लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते चैनल्स पे। जनता देख रही है, जनता देख रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को दबाना चाह रही है। विरोधी जो उनके विपक्ष की सरकार है उनको किस तरीके से ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाना चाह रही है। चक्की पीसिंग वालों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करते हैं। जिस तरीके से अजीत पवार के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का आप आरोप लगाया प्रधानमंत्री जी ने, अगले दिन
जो है अमित शाह जी उसे शामिल करते हैं। बहुत शर्म की बात है, डिप्टी सीएम बना देते। अरे किस तरीके की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, बहुत शर्म आती है इस तरीके की राजनीति कर। हेमंत बिस्वा शर्मा आपके, अरे हेमंत बिस्वा शर्मा आपके, हेमंत बिस्वा शर्मा वाटर स्कैम, आप कह रहे हैं कि करप्शन कम हो जाएगा। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो आपने बुकलेट जारी करी थी, उसको सीएम बना दिया। ठीक है, एक बार राज बिहारी जी को फिर से लाएंगे स्क्रीन पर। राज बिहारी सर, ये टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। राज बिहारी जी, बीजेपी वाले राज बिहारी जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? आ रहा हूं अनुजा जी, एक मिनट रुक जाइए, बहुत समय हो गया। एक बार राज बिहारी जी को। राज बिहारी जी, मैं आपसे भी, जो ये कन्फ्रंटेशन है, क्या इस बिल के पास होने जाने के बाद वो कन्फ्रंटेशन कम होगा या और बढ़ जाएगा दिल्ली के अंदर? ये तो राजनीतिक मामला है सर, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इसको और बढ़ाएगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सरकार चलाई है दिल्ली में, लेकिन इस तरह की स्थिति, जब कांग्रेस की सरकार थी इस तरह की स्थिति नहीं आई थी। ठीक है। और जब कांग्रेस की 15 साल सरकार रही जिसमें ठीक है, आता हूं राज बिहारी। हरिशंकर जी, बड़ी दुविधा है अनुजा जी ने, क्योंकि उस वक्त कमेंट किया था लेकिन फिर हम फंस गए दिल्ली में, आप और बीजेपी में। अब आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा साहब देखिए कितनी परेशानी है, पंजाब में भी परेशानी है, दिल्ली में भी परेशानी है, इस परेशानी से आप कैसे निकलेंगे बाहर? क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन और बढ़ता जाएगा बीजेपी और आपके बीच में। कांग्रेस इसमें कहां नजर आएगी और कहां खड़ी रहेगी? बहुत पुरानी और मर्यादा वाली पार्टी है। इस प्रकार के तू में हम उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें काम करने में विश्वास है, काम करने की आदत है हम लोग। हाँ। 15 साल दिल्ली चलाई है। दिल्ली का जो विकास हुआ है वो दिल्ली और देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी तारीफ होती थी। इस प्रकार से आपस में लड़के, इस प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली राजनीति करके तो देश की जनता का और दिल्ली की जनता का भला नहीं हो सकता। अनुजा जी ने जो बात कही पंजाब की और दिल्ली की, कहां बैठे हैं हम लोग? आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप बिल्कुल चिंता ना करें। आने वाला समय इस देश को समझ में आ गई है कि देश अगर यहां तक पहुंचा है विकास के दायरे में तो कांग्रेस की बदौलत पहुंचा है। आज 10 साल के अंदर जो देश की हालत हुई है, जाके अपना हाल देख लीजिए। आप मत बोलिए। देखिए अनुजा जी, गलत बात, आप भी डींगे मैं आपके बारे में नहीं बोला, आपके बारे में नहीं बोलिया, मैं आपके बारे में नहीं बोला, करिए आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ये गलत है आपका तरीका बात करना। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर जितना मर्जी बोलिए। अभी कब बोल चुकी है क्या आप इतना बोल चुकी हैं, अब मुझे तो बोलने दीजिए भाई। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार को चलाना और सरकार चुरा के देश की सेवा करना मुख्य मुद्दा वो होना चाहिए। आज देश के अंदर जो सरकार केंद्र के अंदर है, वो सरकार विकास का जो मुद्दा है, जो एक मुद्दा सिर्फ सरकार के पास में रहना चाहिए, उसको छोड़कर इस देश की तस्वीर जो है बदलना चाहती। ठीक है। और वही हालत दिल्ली में केजरीवाल ने किया। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद दिल्ली में क्या कुछ परिवर्तन आता है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज बिल पेश हुआ है, मान लीजिए कल तक लोकसभा और उसके अगले 2 दिन में राज्यसभा से पास हो जाएगा। इस बिल को देख के साफ लगता है कि जो पावर्स थी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दिल्ली सरकार की, खासतौर से अरविंद केजरीवाल मिनिस्टर्स की, वो पहले के मुकाबले कम होगी। यानी ये जो कन्फ्रंटेशन है बीजेपी और आपका, ये आने वाले समय में कम नहीं होगा और बढ़ेगा। देश का सवाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।